जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। आज हम जानेंगे पाचन क्रिया के बारे में, किस तरह संपन्न होती है इसमें और कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे मुख से। हमारे मुख में जो लार होती है ना, उसमें पाए जाते हैं एंजाइम, जिसके कारण कि भोजन का पाचन हमारे मुख से प्रारंभ होता है। तो लार किसमें होती है? पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? हमारे मुख से। और मुख में क्या होती है? लार। हमारी लार में कुछ एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ये कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। टॉयलिन। क्या क्या? टॉयलिन। कौन सा एंजाइम होता है हमारी लार में? टॉयलिन। और कौन सा होता है? माल्टोज एंजाइम। और कौन सा एंजाइम होता है? माल्टोज एंजाइम। एक और एंजाइम होता है, कौन सा होता है वो? इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ये कार्य क्या करते हैं? ये जो टॉयलिन एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? टॉयलिन एंजाइम। ये जो हमारे भोजन में मंड यानी स्टार्च होती है, क्या होती है? स्टार्च। इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज शर्करा में। माल्टोज शर्करा में। ये टाइलिन एंजाइम माल्ट यानी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज शर्करा में। और ये जो माल्टोज एंजाइम होता है, ये माल्टोज एंजाइम इसी माल्टोज शर्करा को किसे? माल्टोज शर्करा। माल्टोज शर्करा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और अपना तीसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये कार्य क्या करता है? जो हमारे भोजन में किस तरह हानिकारक कण होते हैं, हानिकारक जीवाणु, कीटाणु या विषाणु होते हैं भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या होता है? भोजन का पाचन हमारे मुख से प्रारंभ होता है। मुख में होती है लार, जिसमें तीन एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? टॉयलिन, माल्टोज एंजाइम और लाइसोजाइम। टॉयलिन एंजाइम क्या करता है? मंड यानी स्टार्च को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। और माल्टोज एंजाइम इस माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। आपका आखिरी एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उनको क्या करता है? नष्ट करता है। इसके बाद मुख के बाद भोजन हमारे अमाशय में जाता है। अब हम अमाशय के बारे में जानेंगे। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? हमारे अमाशय में। कहाँ पहुंचा? अमाशय में। अमाशय में ग्रंथियां होती हैं, पाइलोरिक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? पाइलोरिक ग्रंथियां। इन पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस। इन पाइलोरिक ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस। इसकी क्या कंडीशन होती है? यह जठर रस हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। यह जठर रस कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और यह कैसा होता है? यह एक अम्लीय द्रव है। कैसा द्रव है? अम्लीय द्रव। अम्लीय द्रव। पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जो हल्का पीला और एक अम्लीय द्रव है। इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? दो एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन। और अगला एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? खंडित करता है। और इस खंडित प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये पेंटोस में। किसमें? पेंटोस में। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को खंडित करके पेंटोस में कन्वर्ट कर देता है। जबकि ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? रेनिन एंजाइम जो दूध में घुली हुई प्रोटीन होती है, किसमें घुली हुई? दूध में घुली प्रोटीन, जिसका क्या नाम होता है? प्रोटीन। दूध में घुली हुई प्रोटीन जिसका नाम होता है कैल्सिनोजोन। क्या नाम होता है जिसका? कैल्सिनोजोन। यह रेनिन एंजाइम कैल्सिनोजन जो दूध में घुली हुई प्रोटीन होती है, इसको ठोस प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। किसमें? ठोस प्रोटीन में।
और जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। क्या नाम होता है जिसका, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। देखते हैं फिर से, अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस निकलता है जो हल्के पीले रंग का होता है, जो एक अम्लीय द्रव है। इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को खंडित करके पेंटोस में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को खंडित करके पेंटोस में बदल देता है। जबकि यह रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई शर्करा, दूध में घुली हुई प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर, जो कैल्सिनोजन होती है, इसे ठोस प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। कौन सी ठोस प्रोटीन में, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। दूध में घुली हुई प्रोटीन कैल्सिनोजन और ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट। इसमें अमाशय में और भी ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथियां होती है आंशिक ग्रंथियां, जिसके बारे में अभी जानेंगे। अमाशय में और कौन सी कोशिकाएं पाई जाती थी, आंशिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं थी, आक्सिटिक कोशिकाएं या ग्रंथियां, आंशिक कोशिकाएं। और इन्हीं आंशिक कोशिकाओं से एक द्रव निकलता था, HCl, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल क्या करता था, जो आंशिक कोशिकाएं थी इनसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता था। ये क्या करता था, कीटाणुओं को नष्ट करता था। क्या करता था, कीटाणुओं को नष्ट करता था। कीटाणुओं को क्या करता था, नष्ट। और क्या करता है, और यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एंजाइम की क्रिया होती है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है ना, एंजाइम क्रिया, इस एंजाइम क्रिया को क्या करता था, तीव्र करता था। एंजाइम क्रिया को तीव्र करता था। इसके बाद भोजन हमारा कहाँ पर जाता था, जैसे कि अमाशय में गया, फिर पाइलोरिक ग्रंथियां आई थी, अब आंशिक ग्रंथियां, जैसे HCl निकला, कीटाणुओं को नष्ट किया इसने और एंजाइम क्रिया को तीव्र किया। इसके बाद भोजन हमारा जाता है यकृत में। कहाँ पर जाता है, यकृत में जाता है। हमारे यकृत में होता है एक पक्वाशय। क्या होता है, पक्वाशय होता है। इस पक्वाशय में एक होती है हमारी पित्त की थैली। क्या होती है, एक पित्त की थैली होती है। क्या होती है, पित्त की थैली। इस पित्त की थैली से एक रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, पित्त रस। क्या बोलते हैं, पित्त रस। ये पित्त रस होता है, एक कैसा द्रव है, क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है, क्षारीय द्रव है। ये पित्त रस कैसा द्रव है, क्षारीय द्रव, जिसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7.7 से 8.3 तक होता है। कहाँ से, 7.7 से 8.3 तक होता है पित्त रस का पीएच मान। और पित्त रस कैसा द्रव है, क्षारीय द्रव है। इसी के कारण क्या होता है, भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। जो यकृत का पक्वाशय होता है, पक्वाशय में पित्त की थैली होती है, इस पित्त की थैली से पित्त रस निकलता है। इस पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7 से 8.3 होता है। इसी पित्त रस के कारण हमारा भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। किसके कारण, पित्त रस के कारण भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। यकृत में दो अन्य प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यकृत में दो अन्य प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजन और हेपेरिन। कौन कौन, फाइब्रोनोजन और हेपेरिन। ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन और हेपेरिन दोनों क्या है, प्रोटीन है। ये फाइब्रोनोजन क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाने में क्या है, सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। थक्का बनाने में सहायक है। क्या है, रक्त का बनाने में सहायक है। जबकि ये हेपेरिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, हेपेरिन। यह रक्त को जमने से रोकता है। क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से रोकता है। हमारे यकृत में दो प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से, फाइब्रोनोजन और हेपेरिन प्रोटीन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कि रक्त को
अगर चोट लग जाती है वहाँ पर थक्का बनाने में सहायक होता है, जबकि हेपेरिन प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है। रक्त को जमने से रोकता है मतलब कि जो हमारी जो नसों में ब्लड बहता है वो कहीं पर जमे ना, उसका थक्का ना, ब्लड की बहने की क्रिया को बाधित ना हो, उसके लिए हेपेरिन प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है। जबकि फाइब्रोनेजिन कहाँ पर कार्य करता है, जहाँ पर हमें चोट लगती है, जहाँ पर हम घायल होते हैं तो वहाँ पर रक्त का थक्का बनाता है। यह जो यकृत होता है ना, इसका वजन हमारे शरीर में इसका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो तक। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत कैसी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है। इसके बाद हमारा वजन कहाँ पर जाता है? अग्नाशय में। कहाँ पर जाता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में। इस अग्नाशय से कौन सा निकलता है रस? एक अग्न्याशयी रस। कौन सा निकलता है? अग्न्याशय रस निकलता है। इस अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। इस रस में भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय में क्या पाया जाता है? अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। तथा यह कैसा होता है? अग्नाशय रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ये अग्नाशय रस कैसा होता है? क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशय रस क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन को, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो अम्ल में। और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये जो हमारी मंड होती है ना, स्टार्च, शर्करा बोलते हैं इसे, स्टार्च, इसको क्या करता है? इसको क्या करता है? ये घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? इसको घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ये एमाइलेज क्या करता है? ये मंड यानी स्टार्च होती है, इसे घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। जबकि लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये जो हमारे भोजन में क्या होती है? वसा, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लिसरीन में। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लिसरीन में, जो कि फैटी एसिड है। कैसा है? फैटी एसिड है। अग्नाशय से अग्नाशय रस ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो में बदलता है। एमाइलेज जो होता है एंजाइम मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट करता है। जबकि लाइपेज होता है वसा को ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है। एक और बात है, जो जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। इस अग्नाशय रस को पूर्णपाचक रस भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णपाचक रस। किसको कहते हैं? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? पूर्णपाचक रस। पूर्णपाचक रस। और क्यों कहते हैं? जैसा कि आप देख रहे हो, इस अग्नाशय रस के जो 3 एंजाइम होते हैं वह क्रमशः प्रोटीन, मंड और वसा। किसे किसे? प्रोटीन, मंड। मंड क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और क्या है? वसा। वसा, लाइपेज। ये तीनों को क्या करती है? पचाने में सहायक होता है। पूर्णपाचक रस क्यों कहते हैं अग्नाशय रस को? क्योंकि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों महत्वपूर्ण तत्वों को पचाने में सहायक होता है। हमारे अग्नाशय में और भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इनकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। इनकी खोज किसने की? लैंगरहैंस ने। और इनका नाम लैंगरहैंस ने अपने ही नाम पर रखा। लैंगरहैंस दीपिकाओं की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने की थी। और इन्होंने अपने ही नाम पर इन दीपिकाओं का नाम क्या रखा होता है? लैंगरहैंस दीपिकाएं। इनमें 3 कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है। ये जो अल्फा कोशिका होती है, इससे ग्लूकान हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकान हार्मोन। जबकि इस बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और इस गामा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, सोमेटेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? सोमेटेस्टोस्टेरोन।
ये सोमेटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। एक कार्य क्या करता है? एक भोजन के स्वांगीकरण का समय बढ़ा देता है। किसका समय बढ़ा देता है? भोजन के स्वांगीकरण का समय बढ़ाता है। क्या करता है? यह भोजन के समय को, स्वांगीकरण के समय को बढ़ाता है। जो गामा कोशिकाएं होती है, इनसे सोमेटेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, भोजन के स्वांगीकरण को बढ़ाता है। जबकि जो अल्फा कोशिका होती है, इससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? ये ग्लाइकोनोजेन, किसे? ग्लाइकोनोजेन को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। ये जो अल्फा कोशिका होती है, इससे ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, ये ग्लाइकोनोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जबकि इंसुलिन इसका उल्टा करता है, यह ग्लूकोज को, किसे? ग्लूकोज को ग्लाइकोनोजेन में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोनोजेन में कन्वर्ट करता है। अगर हमारे भोजन में या हमारे शरीर में यह अधिक हो जाता है, कैसा हो जाए? अगर अधिक हो जाए तो हमें एक रोग हो जाता है। कौन सा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए तो हमें एक रोग होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है? व्यक्ति की जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, उसकी देखने की जो दृष्टि होती है, उसकी दृष्टि क्षमता कमजोर हो जाती है। क्या होता है? इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, जिससे व्यक्ति की जनन क्षमता कम हो जाती है और देखने की भी क्षमता कम हो जाती है। और इसकी कमी से भी एक रोग होता है। किससे रोग होता है? इसकी कमी से रोग। इस रोग को सभी लोग जानते होंगे। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? मधुमेह। कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इसे आप शुगर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शुगर के नाम से जानते हैं। अंगनाशय में क्या होती है? लैंगरहैंस की दीपिका, इनकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। इनमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ये जो अल्फा कोशिका होती है, ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित करती है और ग्लाइकोनोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जबकि ये गामा कोशिकाएं होती हैं, ये सोमेटेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो कैसा हार्मोन है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह भोजन के स्वांगीकरण का समय बढ़ा देता है। जबकि बीटा कोशिकाएं होती हैं, इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती हैं, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोनोजेन में कन्वर्ट करती हैं। किसमें? ग्लाइकोनोजेन में। अगर ये इंसुलिन कम होगा हमारे शरीर में तो हमें मधुमेह यानी शुगर रोग होगा। अगर ये इंसुलिन अधिक होगा तो हमें कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अंगनाशय एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है। एक कैसी ग्रंथि है? अंगनाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंगनाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बहिःस्रावी भी ग्रंथि है। इसके बाद भोजन हमारा कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है। हमारा ये भोजन अंगनाशय के बाद कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में। इस छोटी आंत से एक रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? एक रस का स्रावण होता है, जिसे हम आंतरिक रस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आंतरिक रस के नाम से। यह रस क्षारीय रस होता है। कैसा होता है? क्षारीय। जो छोटी आंत होती है, इससे किसी रस का एक स्रावण होता है। कौन सा रस होता है? आंतरिक रस। यह कैसा है? क्षारीय रस है और यह प्रतिदिन 2 लीटर की मात्रा में, कितनी मात्रा में? 2 लीटर की मात्रा में स्रावित होता है। जो छोटी आंत होती है, इससे आंतरिक रस जो क्षारीय होता है, प्रतिदिन 2 लीटर की मात्रा में स्रावित होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जैसे कि एरेप्सिन एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एरेप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। यहाँ पर हमारी पाचन क्रिया में जहाँ तक ये एंजाइम कार्य करते हैं, वहाँ तक क्रिया संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद भोजन हमारा जाता है बड़ी आंत में, जहाँ पर ये भोजन स्वांगीकरण का कार्य होता है। भोजन के जो रस होता है, इसको चूसा जाता है हमारी आंत के द्वारा। इसके बाद भोजन हमारा मल के रास्ते से बाहर चला जाता है। यहाँ पर हमारी पाचन क्रिया से संबंधित वीडियो संपूर्ण हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।